अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों आप 3 स्टेटमेंट पर नज़र रखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पर। तीनों इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हिंदू समाज के वोट बट रहे हैं और इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, और आरएसएस के प्रमुख क्या कहते हैं कि हिंदू अगर एक नहीं हुआ तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए हिंदुओं का एक रहना बहुत ज़रूरी है। तीनों की लाइन एक है, एग्रेशन एक है, टोन अलग है, लेकिन प्लेटफॉर्म एक है। तो क्या यही अब बीजेपी की पॉलिटिक्स का जवाब है? जाति जनगणना, ओबीसी और इन सब के को लेकर जो अपोजिशन ने घेरेबंदी की है, क्या यही जवाब है? शायद हाँ। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, हम 3 स्टेटमेंट्स आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे और तीनों का एनालिसिस आप स्वयं करिए और आकलन करिए कि आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स देश की और विशेष तौर पर अपने प्रांत उत्तर प्रदेश की किधर जाने वाली है। आपने देखा होगा कि बहुत एग्रेसिवली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों स्टार और फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल है, बटोगे तो कटोगे। किस संदर्भ में उन्होंने कहा? ये जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और ये जो हिंदू समाज के वोट हैं, इन वोटों में वर्टिकल डिवीजन हुआ। डिवीजन से तात्पर्य शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न, बीसीज का वोटिंग पैटर्न यानी बैकवर्ड क्लास का, और अपर कास्ट का वोटिंग पैटर्न। इन तीनों में इस बार बड़ा विभेद था और वो विभेद मामूली नहीं था। बीजेपी के मुताबिक तो वो असामान्य असाधारण किस्म का बंटवारा था, जिस कारण बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत ही करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 33 सीटों पर बीजेपी रह पाई। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ी तादाद में एक बड़ी संख्या जो बीसीज की है, एससीज की है और अपर कास्ट में कुछ लोगों की, कुछ कम्युनिटीज़ की, इनका वोटिंग पैटर्न इस बार बीजेपी के खिलाफ गया। उस खिलाफत का नतीजा कि अपोजिशन को बहुत अच्छी मार्जिन मिली, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा और उनकी सीटों पर अप्रत्याशित उछाल आया। तो अब जब 3-4 महीने बीत गए हैं चुनाव के, तो अब इस पर एक्सरसाइज शुरू हुई है, क्योंकि तत्काल शुरू करते तो इसका रिएक्शन होता, तो थोड़ा वक्त लेकर बीजेपी ने इस पर काम शुरू किया। तो अब 3 स्टेटमेंट जो विद इन 10 डेज आए हैं, हफ्ते 10 दिन के भीतर, इन 3 स्टेटमेंट पर गौर करिए। यूपी के मुख्यमंत्री एक पॉलिटिकल आइडिया पिच करते हैं, वो आइडिया है बटोगे तो कटोगे। इसके कई मायने हैं। कट्टरपंथ के लोग ये सोचते हैं कि ये रहेंगे तो वो काटेंगे, कटने वाली बात भी हो सकती है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका तात्पर्य यह है कि आपके वोट बढ़ गए तो फिर आपको तो सेफ्टी है नहीं। फिर तो हिंदुओं को सेफ्टी का इशू का कंसर्न बताया जा रहा है ताकि ये वोट शेयर यूनाइट रहे। पर बीजेपी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि ये तो उनके पास था, गया कैसे, और क्या प्रोग्राम, पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन की गलती हुई कि ये जो था चला गया? तो क्यों गया? इस पर मंथन शायद बीजेपी नहीं कर रही है और अब उस लाइन पर लौट रहे हैं जिस लाइन पर आक्रामकता है। तो क्या मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी में सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर कोई विषय है? और अगर है तो बीजेपी का ये आइडिया चलेगा, और अगर नहीं है तो ये फ्लैटली फॉल होगा, कोलैप्स होगा ये आइडिया। लेकिन इस आइडिया को सिर्फ ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बढ़ा रहे हो, अब इस आइडिया को तो टॉप लीडर्स ने बढ़ाया है, लेकिन अपनी भाषा में। प्रधानमंत्री ने कहा महाराष्ट्र की रैली में, बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मतलब योगी जी की जो भाषा है उसमें थोड़ा उन्होंने परिष्कृत तरीके से कहा, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, पर मैसेज एक है। ठीक है, अब ये 2 स्टेटमेंट आए, तो मातृ संगठन का क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने भी कहा, लेकिन उनकी भी भाषा अलग है, मंतव्य वही है, हिंदू एक हो जाएं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उनका एक होना आवश्यक है। ये कौन कह रहे हैं? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। तो 3 बैक टू बैक स्टेटमेंट, यानी जो
जाति के आधार पर बंटवारा, जो जातीय जनगणना, संविधान, बीसीज के लिए जिस प्रकार की राजनीति रही है 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन ने, इसमें बहुत बड़ी तादाद में अपोजिशन को जो सपोर्ट मिला, यही बीजेपी की चिंता का मूल कारण है। लेकिन बीसीज के लिए कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पॉलिसीज़ लाने के बजाय इस तरह के स्टेटमेंट से क्या वो जो चले गए हैं वो आएंगे, या जो जा रहे हैं वो रुकेंगे? बन भाई कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन अब हाँ, वो वाली पिच भी नहीं है। अब तवा उतना गर्म नहीं है कि जिस पर रोटी सिके, तो मुश्किल काम तो बहुत है। अब इसी चैलेंज से निपटना बीजेपी के लिए चुनौती है, और एक सेमीफाइनल आपके सामने है। बस 2-4-5 दिनों में अनाउंस होने जा रहा है बाई इलेक्शन, 1-2 सीट नहीं, 10। और इसी में टेस्ट हो जाएगा कि बटोगे तो कटोगे, या बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, या हिंदू हिंदू एक हो जाएं सेफ्टी के नाम पर। तो स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। भारत में, भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनोज उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और आसिम बुखार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल मेरे साथ मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हेमंत तिवारी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो मनोज जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो ये फिर फाइनल एजेंडा माना जाए जो अभी हमने सुना? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी का, ये बटोगे तो कटोगे अर्थ अलग अलग लोग निकाल। काटने का तात्पर्य क्या है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार से देश, ये तो हम देश की सुरक्षा को लेकर ये बयान दिया गया। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बांग्लादेश को, जब ऐसी घटनाएं घट रही थी कई, तो उस पर उन्होंने बयान दिया कि हमारा जो देश है, हम एक होंगे। चाहे वो ये नहीं कहा उन्होंने कि हिंदू एक होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जातियां एक होंगी। ये तो विपक्षों का एजेंडा है कि किस तरह से किसको बांटने का काम चीफ ने तो हिंदू बोल दिया। नहीं, तो आरएसएस चीफ ने जो बोला, पहले मैं अपनी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को मैं कर दूं कि उन्होंने तभी बोला कि देश सर्वोपरि है। देश के लिए हम अब जो है देश की एकता अखंडता को मेंटेन करने के लिए हमको एक रहना पड़ेगा इस नाते। और अगर अलग से तात्पर्य क्या है? हमको तो देश के भारतवासियों से, उन्होंने भारतवासियों की बात किया, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हिंदू से या किसी से, उन्होंने नाम अगर लिया तो आप एक भी दिखा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको एक रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर हमको से मतलब भारतीयों से हम, उसमें मुसलमान भी है, बिल्कुल हो सकता, कहने होंगे। ओके, हम इसके लिए थोड़ी, उन्होंने ये नहीं कहा। तो आरएसएस के चीफ क्या कह रहे हैं? क्या चाहिए? वो तो हिंदू कर रहे हैं कि हिंदू एक हो जाए। उन्होंने ये कहा कि हिंदू राष्ट्र जो है हमारा जो है, क्योंकि ये आरएसएस पूरी तरह से ये वो देश है जो देश के लिए। तो आप आरएसएस वाले में हो कि पीएम जब कह रहे हैं वो वाला बात लाइन पकड़ेंगे, या चीफ मिनिस्टर वाली लाइन? नहीं, ये सारे लाइनें मिला जुला के एक अलग है ना। देश नहीं, अलग कुछ नहीं है। देश के लिए ही ये बयान दिया, ये नहीं दिया जा रहा कि हिंदू एक हो। लेकिन रह गई बात, जिस तरह से आज का माहौल है, उस माहौल को देखते हुए लोगों का चाहे जितना तर्क हो, इस नाते प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं महफिल सजाएंगे बांटने वाली। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसके लिए? जो लोग बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम में, या मान लिया ये कई जातियों में बांट रहे हैं, चाहे हमारे आप में बांटे या किसी प्रकार से, तो जाहिर सी बात है, चाहे अगर हमारा देश एक होता, चाहे हिंदू होता, चाहे मुसलमान होता। आप तो बांटने का कोई काम कभी करते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम तो देश के लिए काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या विदेश के लिए करते? बिल्कुल करते हैं। हम आज भी आपसे कहते हैं, जिस प्रकार से इसके पहले समाजवादी की सरकार कन्या विद्याधन बंट रहा
रहा था, वहां भी जांच को लेके बांटा। चाइना के लिए काम करते हैं, मैं बता तो रहा हूँ। अरे अब कोरिया, जापान किसके लिए काम करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, इसमें दो चीजों का मैं फिर से वो करूंगा। जब अगर यहीं हम आप बैठे, अगर हम एक कहते हैं अंशुल भाई को चलिए आपको अलग हम सुविधा देंगे, इनको अलग देंगे, तो वहां तो बांटने का काम यही हो गया। तो यही काम तो ये लोग करते हैं, इसी नाते तो देश हमारा हमेशा सुरक्षित है। किसको नहीं दिया आपने? हर जगह देखिए इनका तो फैक्टर चलता। हमने तो आपको दिया कि जिस प्रकार से कन्या विद्याधन का जो बंटवारा हुआ था, उसमें भी इन्होंने कहा था कि जो है एक जात को जो 30,000, एक जात को 20,000। जाति को जातीयगत ये लोग काम करते हैं, हमने जातिगत काम नहीं किया। इन्होंने तो जात को प्राथमिकता दिया है। चाहे एमवाई फैक्ट इन्होंने लगाया, बटेंगे तो काटेंगे। काटने मतलब वो काटने वाला है या वोट काटने वाला? भाई अंग्रेजों ने भी तो एक नारा ही दिया था कि फूट डालो राज को, वही काम विपक्ष वाले कर रहे हैं, तो लगातार वही चीज तो कर रही है। फूट कहाँ डाल रहे हैं? फूट तो डाल ही रहे हैं। कहीं कहेंगे तो आप वोट दे तो ठीक है और नहीं मिले तो नहीं। मैं वोट की बात अभी कर ही नहीं रहा हूँ, ये बांटने का जो काम है। क्या आप बताइए किसी विपक्ष का, जैसे मान ले चलिए आपने जाति, आप मिश्रा जी हो गए, हम उपाध्याय जी हो, कोई शुक्ला जी आ गए, इसको अलग चीज का पैटर्न में, ये उसको दूसरे तरह से भूल ना रहे। वर्मा, मौर्य हाँ भी बोल सकते, लेकिन आप तो सिर्फ हम आप यहाँ बैठे हैं, शुक्ला, हम आप यहाँ बैठे हैं, इस नाते ऐसी चर्चाएं हम कर रहे हैं। आप ओबीसी का भी तो नाम लो। बिल्कुल ले रहा हूं, बिल्कुल सारी देखिए ये जो काम है, हमने इस शुरू में कहा कि मैं भारतवासियों की बात कर रहा हूं, मैं जातिगत बातियों को नहीं कर रहा। वोटिंग का पैटर्न आया 4 जून वाला, इसके बाद से ये बटने कटने का ध्यान आया या पहले? नहीं, हमारा तो हर योजना में देखिए हमने सबको हिस्सेदारी दिया है। हमने तो भारत के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया है। हमने किसी एक व्यक्ति जात विशेष के लिए काम नहीं किया। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये तो हमेशा जात के लिए। जब भी आप देखिए इनका नारा हो या इनका काम करने का तरीका हो, जात भी तो देश में ही रहती है ना, तो मतलब देश के लिए काम कर रहे हैं। बटी गए आदमी ना, इसी को तो बांटने का तो असली काम यही करते हैं। जब आदमी आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेगा, जब आदमी आतंकवादियों की बरसी माने पे रोने लगेंगे, जब हमारे वहां तो यही तो है, यही एजेंडा इनका चल रहा है। इसी नाते माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित करो, देश के विरोधी ताकतों से ना, तो जो लोग मिल रहे हैं उनकी बातों में जो आए। शुक्रिया आपका। मैं फराज की दुबई को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फराज जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं इतना बंटवारा क्यों कर रहे हो ब्रजेश जी कि 3 टॉप लीडर्स को बोलना पड़ रहा है? ब्रजेश जी देखिए, हमको मनोज जी से बड़ी हमदर्दी हो गई। आज पहली बार हमारी इनसे मुलाकात हुई और हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में इनका कोई भविष्य उज्जवल है। माफ़ करिएगा, हम इनके शुभचिंतक हैं। देखिए, ये जिस पार्टी में है वो जितनी मुसलमानों को गाली देंगे उतनी तरक्की होगी। और ये बेचारे कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान की एकता की बात कर रहे हैं। अरे तो आप इनको उकसा रहे हैं कि मुसलमानों को गाली उकसा रहे हैं। हमको तो इनके ऊपर हमको तो इनके ऊपर बहुत एक तरह से तरस आ रहा है, बड़ी हमदर्दी हो रही है कि इनके पॉलिटिकल भविष्य का क्या होगा। आपने तैयारी तो की होगी कि ये मुसलमानों को गाली देंगे तो मैं थोड़ा अग्रेसिव रहूंगा। हाँ, ये तो आपका एजेंडा मनोज ने डिरेल कर दिया। आज इसलिए डिरेल इन्होंने कर दिया मनोज जी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश गाली देने का आपको मौका नहीं मिला। देश में पहले ऐसे प्रवक्ता और नेता मिले जिन्होंने शुरुआत मुसलमानों को गाली देने से नहीं की। अच्छा, अब दूसरी बात, ये बटोगे तो कटोगे, ये आया कहां से ब्रजेश जी? आपको मतलब क्या इसका तात्पर्य क्या? मैं बताता हूं, ये आया कहां से। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको वैसे अब तक ये खबर लीक हो गई होगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने हमको फोन करके बताया कि आपको पता है कि भाई साहब ये क्या है? मैंने कहा यार बताओ, हमको तो नहीं पता। वो बोले जब माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार आए थे तो उनको साथ में ले गए, कंधे पे हाथ रख करके, एक बड़ी वो पिक्चर भी वायरल हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पर काटने हैं यहां पर, और जब पर काटोगे तो मलाई बटेगी। अब वो शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सुन लिया कि नहीं क्या कहने चाह रहे, वो राजनीतिक पर काटने की माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की लीडरशिप का, जो अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आजकल बीजेपी वालों से आप ज्यादा संपर्क में तो आप सुनिए, नहीं भाई कुछ दोस्त तो बोलना कुछ था और बोल कुछ रहे हैं। अरे दोस्त तो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी पर काटना चाह रहे हैं और तब मलाई बटेगी। अब वहां से क्या हुआ कि ये निकल आया कटोगे तो बटोगे। लेकिन ब्रजेश जी, मैं क्या है कि एक चीज से थोड़ा सा संतुष्ट हूं, मतलब मानता हूं कि जो बोल रहे हैं कि कटेंगे तो, अब पूरी लाइन बोलने दीजिएगा, कटेंगे तो ब्रजेश जी, और क्या कटेंगे? जनता की परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी के अंक, और कटेंगे भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 70% टिकट विधायकों के, क्योंकि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि ब्रजेश जी, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं इसीलिए तो आपका बड़ा फैन हूं। आपने बोला कि एससी के वोटिंग पैटर्न पर तो भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, ओबीसी के भी वोटिंग पैटर्न पर बात करेगी, लेकिन ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी
92% SC, ST और OBC से गटर साफ करवाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू में छपी हुई खबर है कि आज भी गटर जो साफ कर रहा है वो 92% SC, ST और OBC साफ कर रहा है। और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर कौन बनेंगे? RSS के लोग। ये नहीं चलने देगी समाजवादी पार्टी, जब तक कि हमारा पीडीए चल रहा है, ये नहीं चलने देगी। और एक चीज कंक्लूड करें, आपके पास 30 बस सेकंड मैं बचे। 30 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं। नहीं तो क्या आप सब पलट मुझे बोलने दीजिए। अरे असीम भाई, साहब कराएंगे उनसे आप? अरे असीम भाई सुनिए, नहीं बता, नहीं हम पलटे वलटेंगे नहीं, हम प्रोफेसर बनाएंगे SC, ST, OBC को। तो गटर कौन हम साफ वाइस करेगा? चांसलर बनवाएंगे SC, ST, OBC को। ऐसा नहीं होगा कि SC, ST और OBC खाली गटर साफ करेगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं, सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे किसकी हैं, रिपोर्ट तो है ये? दलितों के ये किसकी रिपोर्ट है? ये द हिंदू में रिपोर्ट छपी है और सरकारी Authentic रिपोर्ट है। रिपोर्ट है। अब ये तो आप द हिंदू से जिम्मेदारी पूछिए आपकी। जाकर के, ये तो द हिंदू से जाकर के पूछिए। उत्तर प्रदेश में दलितों Thank के you, ऊपर sir. सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। Thank you. गटर दलित साफ करेगा, ये हम नहीं होने देंगे। आसिम वकार साहब को आउट ऑफ टर्न लाया जाए, बीच में भी टोक रहे थे, क्या प्रॉब्लम है सर आपको? नहीं मुझे सर कोई प्रॉब्लम ही ये नहीं भाई है। ने क्या ऐसा कह दिया कि आप बिफर गए? नहीं मैं देखिए, डिबेट का नियम नहीं, जानते हुए भी आप बीच में बोले, इसलिए मैंने आउट ऑफ टर्न बोला। सर मैंने डिफाइन करवा दिया उनसे कि लोग ये ना समझें कि किसी को हटा के किसी को बनाएंगे। उन्होंने उनसे मैंने कहलाया कि जो प्रोफेसर कहलाया है इनसे? हाँ मैंने कहलाया कि प्रोफेसर जो है वो रहेंगे, वरना लोग फिर उल्टा सीधा निकाल लेते मतलब। समझिए तो सर। आप इनको कवर फायर दे रहे हो? नहीं कवर फायर क्या, भाई है हमारे। अब आगे बोलूं सर? देखिए मैं मुख्यमंत्री जी के बयान के साथ हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर क्या ज्वाइन कर लियो? नहीं सर, कटोगे बटोगे तो कटोगे। जा रहे हो और क्या उधर? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बिल्कुल ठीक सर। देखिए बटे तो बैकवर्ड क्लास जो था वो सत्ता से बाहर हो गया, हैं? बटे तो सत्ता से बाहर हो गए बैकवर्ड। और जैसे ही बटे तो बहन कुमारी मायावती जी के ना कोई विधायक ना कोई सांसद। बटने का नतीजा है सर ये। और बटे तो मुसलमानों का अंजाम ये हो गया है कि बिल्कुल परसेंटेज गिर के खत्म। ना विधायकों में गिनती हो रही है ना सांसदों में गिनती हो रही है। क्यों इतने तो हैं? और सर अगर देखिए बटे ना होते तो बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक आज भी मुख्यमंत्री होते। और देखिए हिंदुस्तान में अगर कोई नहीं बटा तो बंगाली नहीं बटा, बंगाल के लोग नहीं बटे। और बंगालियों ने साबित कर दिया कि अगर बढ़ जाते तो सत्ता जो थी गैर बंगाली राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ चली जाती। हिमाचल की राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी के हाथों में सत्ता चली जाती। वो नहीं बटे, बंगालियों ने अपने को नहीं बांटा, इसलिए आज भी बंगाल में जो सत्ता है वो बंगाली राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी उसको की है। यूपी से कैसे कनेक्ट कर रहे हो आप? थोड़ा डिफाइन करो। सर कर तो दिया, अखिलेश जी बैकवर्ड थे, बैकवर्ड बढ़ गया, कहां मुख्यमंत्री रहे। मायावती दलित में तो आपने बांट लिया। सुनिए, मुसलमान बांट लिया इन्होंने। सर पहला राउंड है, आपको लिहाज करना चाहिए। मायावती दलित बढ़ गई, पूरा उनकी विचारों की जाति बढ़ गई, सब इधर उधर हो गई। देखिए कहां पर मुख्यमंत्री कवि है इसमें सर। संदेश क्या देना चाह रहा है? जी आप क्या संदेश देना दे चाहते दिया सर। आपको संदेश तो ना दे रहा हूं, आपके जरिए संदेश दे रहा हूं। तब बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, वरना तो थोड़ा और डिफाइन करो ना। नहीं, नक्कार खाने में तूती की आवाज गूंजती नहीं सर। आपने प्लेटफॉर्म दिया, मैंने डिफाइन कर दिया। मुख्यमंत्री की बात को समझिए। देखिए अगर बटे ना होते तो आज तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे हैं सर, और बढ़िया चलाया है। और बटे ना होते तो केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं ये आज डिप्टी सीएम ही ना रह गए होते। समझिए सर, बात समझिए। मुख्यमंत्री जी को तो मैं सम्मान करता हूं, बढ़िया बात बोली उन्होंने तो देश की हर जाति, हर धर्म और हर भाषा के लोगों को, हर इलाके के लोगों को कहा है बटो नहीं, अपने लोगों के साथ खड़े रहो। उसका मतलब ये होगा जो ज्यादा होगा सर वो फायदा उठाएगा। आज तो दो हफ्ते से काम खेल करता रहे हूं हो। सर प्रधान। आज तो दोनों तरफ से खेल रहे हो आप, नहीं, दोनों कहाँ हाथ दो, से। मैं तो सर खेलता ही नहीं हूं। मैं तो देखिए मेरी कोई बात में अगर गलती हो तो बताइए। क्या ब्रजेश पाठक जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या केशव प्रसाद मौर्य जी को बहैसियत बैकवर्ड क्लास, क्या उनका मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए उनको? क्यों? मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास ने वोट दिया तभी तो 22 का मैंडेट ऐसा है। कहाँ सर उनके 22 का नाम? मैंडेट देखो ना। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य जी? डिप्टी चीफ मिनिस्टर।
हाँ तो वही सेकंड टॉप लीडर। तो बनाइए सर, अगर उनकी जाति इकट्ठा हो जाए, ना बटती और उनके साथ उनके कहने से चलती तो मुख्यमंत्री होते। आप समझिए सर, अगर बैकवर्ड क्लास ना बटा होता तो अखिलेश जी, किसको संदेश प्राइम अखिलेश जी मिनिस्टर नहीं, बैकवर्ड क्लास को कह रहा हूं Thank you, कि sir. मुख्यमंत्री जी की बात मानिए, दलित भाइयों मुख्यमंत्री जी की बात मानिए, बटिएगा तो सत्ता से बाहर हो जाइएगा। मुसलमानों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात तकरीर मानिए, चल बढ़िया रही बात कही है, बटिए मत, तो क्या करें? बिल्कुल ना बटिए, तो मुसलमान क्या करे? एक मुश्त रहिए, एमआईएम इकट्ठा के साथ रहिए। ना दो वोट दे, मतलब सर अब वोट मैं- ना बटे। अब सर मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ सर, आज किधर से खेल रहे हो, बड़ा कंफ्यूजन समझ में है। नहीं आएगा आज। फंस गया सिमई आज, हाँ? फंस गया आज ये। आज नहीं, आपको ये समझ फंसे में नहीं नहीं, आएगा। फंसेंगे नहीं। ये तो आपको बचा के लाए, आप इन पे कमेंट ऐसे कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। ये तो आपकी इज्जत बचाई इन्होंने और आप इन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हो। ओके, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अंशु, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फिर मोहन भागवत के इस स्टेटमेंट के पीछे कांग्रेस क्या इनकी राजनीतिक नीयत को देखती है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली तो ये कहावत चरितार्थ होती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। जिन लोगों ने हमेशा बांटने की राजनीति की, हमेशा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बुलडोजर भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो आप देखिए जाति और धर्म देखकर चल रहा है। मंगेश यादव को अगर घर से उठाकर मारा तो इसीलिए मारा कि जाति देखकर मारा। कभी आपने सुना है कि लोग फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, घरों से उठाकर मारा गया हो? हाँ, बुलाते थे, साजिश होती थी। तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उन्होंने नकार दिया है राष्ट्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वहां से लेकर उत्तर प्रदेश तक कि वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। जनता के मुद्दों पर उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास जवाब नहीं है कि इस प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहा है, महिलाओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। पर आरएसएस चीफ ने तो ओरिजिनली कहा कि ओपनली कहा हिंदू राष्ट्र, मैं वही तो कह रहा हूं, हिंदू एक हो जाए। नहीं, मुझे आप बताइए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप बताइए, एक घर में 4 भाई बच्चे होते हैं, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि परिवार छोड़ दो। नहीं, हम ये कोई ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने? ना, बिल्कुल नहीं। उनके पास वो बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। लेकिन नेक कैसे रहेंगे? नेक तो आप तब रहेंगे जब आपकी आय अच्छी होगी, आपके पास नौकरी होगी, आपके पास संसाधन होंगे, आपको सुविधाएं होंगी, स्वास्थ्य अच्छा मिले, शिक्षा मुफ्त मिले, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुफ्त मिले। क्या मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? क्यों आपको एक डेटा नहीं पता? एक डेटा बताता हूं, आज एक घटना 10 सेकंड की बहुत जरूरी है। आज एक सरकारी डॉक्टर संडीला हरदोई में उसने नौकरी छोड़ी, पता किस बात पर? कि जब जनरल दवाएं लिखने के लिए मेरे पास नहीं है, मेरे सीएससी में जब जनरल दवाएं नहीं है तो मैं किस लिए नौकरी कर रहा हूं। आज नौकरी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया। आज संडीला की बात है। तो सीधी बात यह है कि नेक कैसे रहेंगे? सरकार की आप समाज को बांट के राजनीति करना चाहते हो, ऐसे आरोप लगे हैं। यही आरोप था ना आपका? देखिए ब्रजेश जी, आरोप नहीं, सच्चाई। सच्चाई है। भारत विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का देश है। हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं। दलित इस देश में, हमें उस पर भी गर्व है कि उनको भी अधिकार मिलने चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। भाजपा इन सब मुद्दों पर बात नहीं करना। ओबीसी पे नहीं मुंह खुल रहा आपका? नहीं, ओबीसी पे जाति जनगणना, ओबीसी की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में उनके साथ दगाबाजी की है सरकार ने, इनके तत्कालीन मंत्री जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे ब्रजेश जी, पीछे बीजेपी मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दे रहा हूं। कि आपको क्या लगता है ब्रजेश जी, भाई बीजेपी सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री थे। आज से 7-8 साल पहले उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग, हार गए, मंत्री भी अब नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा है। नहीं, स्टे क्यों? सरकार चाहती है ना कि इंसाफ ना हो। सरकार की मंशा नहीं कि 69,000 शिक्षक आपका बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, विचारक हैं। शैलेंद्र जी, शुक्रिया आपका। तो फिर मोहन भागवत जी की बात को फाइनल माना जाए कि हिंदू सेफ रहें, इकट्ठे हो जाएं, सेफ्टी वाला इशू पर ध्यान दें, और पुरानी कम्युनिटी है तो ये हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। शैलेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? ओके, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा, कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। हम आपको सीधे ले चलते हैं हेमंत तिवारी जी के पास। हेमंत जी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद अब मैं देख रहा हूँ
मोहन भागवत का भी स्टेटमेंट आया है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हो कि बीजेपी ये कैसी पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, बीजेपी क्या करती है, संघ क्या करता है, इसके बारे में मेरे ख्याल में कुछ बताने का आवश्यकता नहीं है। और ये जो कुछ हो रहा है, जो बयानात आ रहे हैं, इसमें नया कौन देख रहा है? मैं तो नया नहीं देख रहा हूँ। ये सब पुरानी बातें हैं, नए तरीके से आ रही हैं। और राजनीति की अद्यतन स्थिति का आकलन करने के बाद ये बातें सामने आ रही हैं। इसका सीधा मतलब है, कुछ बिंदुओं में समझिए। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे। उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हाल के सालों का कमाऊ पूत रहा है, वहाँ से डेफिसिट मिली। उसके कारणों पर हम लोगों ने चर्चा की, परिचर्चा की, उसका विश्लेषण किया। जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी आई जिसकी वजह से एक बड़े वर्ग में विखंडन हुआ। जैसे भी हुआ, चाहे वो संविधान के विषय को लेकर के, संविधान को लेकर के जो टिप्पणियाँ की गई, बदलने की बात की गई या और जी बात की गई, तो इसकी काट क्या है? राजनीति के बड़े फलक पर मुकम्मल बने रहने के लिए इसकी काट क्या है? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो सोचेगा ही जी। और उनकी सोच का परिणाम है कि जो आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान में, वो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थीम पर करेगी। हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्र, थोड़ा ये 3 स्टेटमेंट है, इनको तीनों को थोड़ा शार्ट में डिफाइन करो आप। पहला स्टेटमेंट आता है चीफ मिनिस्टर का, बटोगे तो कटोगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, बटे तो बांटने वाले की महफिल सजेगी। तीसरा स्टेटमेंट आता है मोहन भागवत का, वो कहते हैं कि हिंदू समाज के लिए एक रहना उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इन तीनों को किस तरह से परिभाषित करोगे आप? ब्रजेश जी, तीनों बयानों का एक पंक्ति का उत्तर समझिए। जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बृहत्तर हिंदुत्व एकता की बात करती थी, उसी में तो विखंडन देखा गया। इसका मतलब है कि सारे हिंदुओं एक हो करके रहो, तुम इस देश में बहुसंख्यक हो, एक हो। और ध्यान रखिएगा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी, अगला वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना काल के 100 वर्ष पूरे होने का है, यानी शताब्दी। एक विषय और है, मेरी जिज्ञासा है स्थापना का, और उस जिज्ञासा का आप जवाब दीजिए। मैंने डिबेट के ओपनिंग में भी ये तथ्य उठाया था कि जो था बीजेपी के पास ऑलरेडी, जिस कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि बट गई, वो बीजेपी के पास से गई कैसे? क्या ऐसी चूक प्रोग्राम पॉलिसीज में हुई कि आज उस कम्युनिटी को रोकने के लिए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो बीजेपी के पास 2014 से परमानेंट मौजूद थी? वो गई क्यों इनके पास से? देखिए, वही तो मंथन चला, वही चर्चा चली, उसी पर डिस्कशन हुआ, और जो उसका मूल तत्व तो समझ में आया, वही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जो ओबीसी, जो गैर जाटव दलित, बिल्कुल बल्कि दलितों का भी जाटव कुछ प्रतिशत 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लगातार था, 14 से था, 17 में रहा, 19 में रहा, 22 में रहा, वो 24 में क्यों छटक गया? यही तो चिंता की बात है। तो इस पर थोड़ा टार्च मारिए कि ये गया क्यों बीजेपी के पास से? जैसे आपके पास अकाउंट में पैसे और आपने कोई गलती कर दी और डिडक्ट हो गया, तो हुआ क्यों ऐसा? देखिए, अगर आपने अपने उपभोक्ताओं का ध्यान नहीं रखा, थोड़ा सा आप ढीले हुए तो फिसल गए। ये फिसलने वाली बात थी, फिसलने के लिए ऐसा नहीं है उन्होंने किया। अपोजिशन ने भी एक स्ट्रेटजी बनाई, बड़ी स्ट्रेटजी बनाई, और उसी स्ट्रेटजी से अटैक किया, जो काम कर गया। उत्तर प्रदेश में तो यही हुआ। तो ये फार्मूला जो बीजेपी लेके आई है कि बटने कटने और हिंदुओं की एकता, ये जातीय जनगणना, बैकवर्ड पॉलिटिक्स, शेड्यूल्ड कास्ट पॉलिटिक्स पर भारी पड़ेगा, या फिर ये दांव बीजेपी का कमजोर रह जाएगा? उतनी आग है? देखिए,
देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी 2 लेयर पे काम कर रही है, 2 तरीकों पे काम कर रही है। जी। एक तो सर्वोच्च बृहत्तर हिंदू एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दूसरा जहां जाति की कमी है, जात की बेसी है, उसको भी फीड करना, जहां जातियां पिछड़ गई हैं उस जात के लोगों को थोड़ा प्रमोट करना, उन पे थोड़ा फोकस करना। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में क्या करने आ रहे हैं? पासी वोटों पे क्यों बीजेपी का फोकस है? इनको लगा कि यहाँ कमजोर हम रहे हैं, पासी वोट बड़ी बुरी तरीके से निकले इनके हाथ से। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल में 10 जो असेंबली सीट्स इलेक्शन है उसके पहले अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। पासी समाज के बड़े नेताओं को लगाया जा रहा है, ओबीसी के कुछ नेताओं को बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी दी जा सकती है निकट भविष्य में, आप देखते रहिएगा। तो अब ये तो फिर दोनों आप स्तर कहेंगे भारतीय कि जनता कुर्मी पार्टी और का कुशवाहा में भी top समस्या जो है, leadership है। इनके लिए भी अलग नेता लगाए जाएंगे। अलग नेता लगाने की बात नहीं, लेकिन जो प्रभावशाली नेता है, देखिए कुशवाहा इस वर्ग के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। हाँ, कुर्मियों की बात जहां तक है, उत्तर प्रदेश में कुर्मियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आउटसोर्सिंग पर डिपेंड है। आउटसोर्सिंग मेरा मतलब वो अपना दल जैसे उधार। दलों पर डिपेंड है कि उनके उधारी पे चल रहा है। कुर्मी वोटर उनके पास आएंगे। करेक्ट, बहुत अच्छी बात आपने कही, आउटसोर्सिंग। जी, बहुत अच्छा वर्ड आपने इस्तेमाल किया कि कुर्मी आउटसोर्सिंग पर है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी, बट आपके दोस्त स्वतंत्र देव पटेल तो हैं, वो थोड़ी सी कमजोरी भारतीय जनता वो पार्टी तो की रहती मूल है। है बीजेपी के, तो आउटसोर्सिंग कहाँ हुई? परमानेंट एम्प्लॉई है। कौन? स्वतंत्र देव सिंह पटेल। कौन? स्वतंत्र देव सिंह पटेल तो परमानेंट है, आउटसोर्सिंग कहाँ हाँ, है? स्वतंत्र देव सिंह बड़े नेता हैं ओबीसी के, इसमें कोई शक नहीं। स्वतंत्र देव सिंह बड़े नेता हैं, उनका प्रभाव भी है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में दिक्कत क्या है कि कुर्मी पॉलिटिक्स के, कुर्मियों के अलग अलग पॉकेट्स उत्तर प्रदेश में हैं। कहीं पटेल प्रभावी होता है, कहीं गंगवार और कटियार प्रभावी होता है, इस तरह से है। लेकिन अभी भी ज़्यादा असर तो अपना दल का है ये कुर्मी वोटों पर, इसमें कोई शक नहीं। और वो उनके सहयोगी दल है। और बाकी जैसे निषाद वोटों के लिए संजय निषाद से इन्होंने अलायंस किया, उनको अपने साथ रखा। राजभर वोटों के लिए ओम प्रकाश चचा राजभर है ही है। हाँ, आप उनको हल्के मत लीजिएगा, ठीक है, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग अपने क्षेत्रों में आपके दोस्तों को मैंने आज तक कभी हल्के में नहीं लिया। आपके सभी मित्रों को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ। आप किस मित्र की बात करें, खुल के बता दीजिए। आप जिस मित्र की, आपने किसका नाम लिया अभी? राजभर जी का लिया, निषाद जी का, तो आपके दोस्तों को मैं हल्के में क्यों लूंगा? कभी नहीं। ओम प्रकाश राजभर के लिया, संजय दोस्त हमारे सभी हैं, दोस्त हमारे सबसे ज्यादा कांग्रेस में है, इसमें क्या दिक्कत है? अंशु अवस्थी बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई जैसे हैं। तो लेकिन ये लोग अपने पॉकेट्स में अपनी जातियों के प्रमुख नेता हैं, इसमें तो जी। थोड़ा मैं शैलेंद्र जी को जोड़ना चाह रहा था, हेमंत जी, थोड़ा वो भी हमसे कनेक्ट हो गए, थोड़ा टेक्निकल बाधा थी, बट अब हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र जी, ये भागवत जी ने क्या स्टेटमेंट दे दिया कि हिंदू एक हो जाए, हिंदू को सुरक्षा की दिक्कत है। कहाँ तो दो इतनी ताकतवर सरकार होते हुए हिंदू कैसे असुरक्षित हो सकता है सर? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, सरकारों के आधार पर संगठन प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा ये तय नहीं हो सकता। सरकारें स्थायी नहीं होती हैं, लेकिन संगठन स्थायी होता है। और ये जो पूज्य सरसंघचालक जी का जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं जी, ऐसा नहीं है कि संघ में कोई नई बात हो गई है। अपने स्थापना काल से ही, अभी विजयादशमी का दिन आएगा, अभी अनिल हेमंत जी कह रहे थे संघ के स्थापना के 1 शताब्दी वर्ष का आयोजन होना है। तो संघ ने अपने स्थापना काल से ही संघ का जो वैचारिक अधिष्ठान है वो इस बात की ओर संकेत करता है कि हम सज्जन शक्तियों के संगठन की बात करते हैं। हम हिंदुत्व और हिंदुत्व की विचारधारा को और परिपुष्ट करने की बात करते हैं। ये किसी के विरोध में कोई नकारात्मक घटना नहीं है, ये अपने आप में एक सकारात्मक प्रक्रिया है, अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड और अप्रोच है। और हम लोगों को अगर संगठित कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार की डरवा कर कि भाई आपकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, आप एक हो जाओ। कैसे भाई? 2014 से बीजेपी सत्ता में है, यूपी में आप बहुत ताकतवर पोजीशन में हैं, अब किसको डरवा रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, सत्ता के सापेक्ष अगर कुछ विषयों और वक्तव्यों का मूल्यांकन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये वक्तव्य के साथ में पूरा न्याय नहीं होगा। मुझे लगता है कि पूज्य सरसंघचालक जी का संगठन को लेकर के जो दिया गया वक्तव्य है वो किसी प्रकार से किसी
सत्ता या सरकार के सापेक्ष नहीं होता है। अगर आप उनका पिछले विजयादशमी को, उससे पहले की विजयादशमी को, उससे पहले के संघ के शिविरों में उनके तो व्याख्यान, उनके स्टेटमेंट से एक ये संदेश जा रहा है ना कि हिंदू सेफ नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, हिंदू सेफ नहीं रहेगा अगर वो संगठित नहीं रहेगा। किससे सेफ नहीं हाँ, रहेगा ये है, वो सर? संगठित हिंदुओं को एक सेकंड सर प्लीज, हिंदुओं को खतरा किससे है शैलेंद्र जी? बीजेपी से ना सर प्लीज, आप लोग का बारी थोड़ी है, पहला टर्म चल रहा है इन्हीं लोगों से ना, प्लीज। इस देश में, खतरा इस किससे देश है में हिंदुओं प्रत्येक को? वो व्यक्ति, आज आपको खुल के कहना चाहिए खतरा धरना- किससे है। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी हिंदुत्ववादी विचारधारा को, हमारी सनातन परंपरा को उन लोगों से खतरा है जिनके कारण से तिरुपति के मंदिर के प्रसाद को लेकर के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। हमारे इस पूरे सज्जन शक्तियों के संगठन को उन लोगों से खतरा है जो आज इस देश के विकास के, FIR नहीं रेल की है। पटरियों के आगे सुनने की क्षमता हो सर, तो कभी रेल विपक्ष में यही तो होना चाहिए। रख रहे हैं। विपक्ष में देश में, आप विपक्ष में सुनिए, उनकी बात भी तो सुनिए। और क्या सत्ता में हो गया? जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे इस देश को खतरा है। जो इस देश में अगड़े पिछड़े, मत को, पंथ को, वर्ग को, संवर्ग को, जाति को, इस आधार पर देश का विभाजन, पूरे समाज का विभाजन करना चाहते हैं, उससे खतरा है। और ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये जो डिवाइसिव तो एटीट्यूड मतलब है, आपके इससे कहने देश का को है खतरा अगड़े पिछड़े से खतरा है, और शेड्यूल कास्ट वाला बटेगा तो मुसलमानों से तो कोई खतरा नहीं सर। मैं इसको बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के आधार पर इसको आज कोई परिभाषित बोल करने ही की बात कर रहा हूं। नहीं, आज कितना पूछो, आज सब लोग कट ले रहे हैं भाई, कुछ तो प्रॉब्लम है। सर शुक्रिया, थोड़ा हमारे साथ प्लीज कनेक्ट रहिएगा, इस डिबेट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं सर, और आपसे कंक्लूड भी करूंगा, प्लीज हमारे साथ बन रहिएगा। मनोज उपाध्याय हैं हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मनोज जी, आप चाहते हैं कि सब लोग ना बटे, एक भी रहें, आपको वोट भी करें, अगड़े पिछड़े दलित अपर कास्ट इसमें ना बटें, आप ये कहना भी चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ वालों को आप कोई खुल के संदेश भी नहीं दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? नहीं, रिजल्ट तो आपके सामने आ गया। अभी देखिए दिखा हमारे दीजिए सपा के मित्र ने उनको बड़ा सदमा लग गया हाँ? कि क्यों सदमा लग गया कि क्यों नहीं हमने मुसलमानों को उनकी उल्टा तैयारी सीधा अधूरी बोला। रही। नहीं, अब वो उनका समस्या है, इनको सदमा में चले गए कि इनको क्या समस्या आ गई कि मुसलमानों को गाली, क्योंकि सही ये में लोग- सदमे में चले गए। सुनिए, दूंगा समय, हाँ, अब सबको आराम इनकी से बात समस्या करें। ये आ गई कि सदमे में चले गए क्योंकि इनकी राजनीति उसी पे टिकी हुई थी, कहीं ना और वो राजनीति ये तो कर वही नहीं है पा कि रहे हैं। एग्जाम देने जाओ और क्वेश्चन ना आए। और दूसरी चीज इनके लिए ये समस्या होगी क्योंकि इसके पहले MY फैक्टर किए थे, वही मतलब मुस्लिम यादव फैक्टर, इनका तो मुस्लिम और? यादव फैक्टर, इनका यही नारा था। यादव। हाँ, और इस नारे के इनके साथ है सुनिए, मतलब। 74 PCS की जब भर्ती हुई, उसमें से क्या आज जब मुस्लिम उतना योग्य है कि आज वो IAS भी बन रहा है, और 74 PCS में इन्होंने 56 जो खाली एक बिरादरी का कर दिया, इसका यादवों कोई का सबूत कर नहीं दिया। दे पाए। अभी Wrong. मैं इसका कोई सबूत आप लोग नहीं दे पाए, Wrong. आज तक नहीं दे पाए। असेंबली तक में पूछा गया पर सरकार वो नहीं प्रस्तुत कर पाई, और ये फैक्ट सही नहीं। अब आप कंटिन्यू। इन्होंने जहां तक किया, और इसके बाद भी आप देखिए जहां भी आज आप अभी देखिए वसीम भाई भी हमारे कहे अपने लोगों को, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने राष्ट्र का नाम लिया, अपने लोगों का नाम नहीं लिया। है ना, ये आज कितनी मोहब्बतें उनसे। आप नहीं, जो सही चीज है उन्होंने जो कहा, उनके बयान को कोट किया, उन्होंने राष्ट्र का नाम लिया कि राष्ट्र के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। नहीं सर, मैंने तो, जो है केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। नहीं तो आप आपने समर्थन में अखिलेश हैं? यादव से कहना चाहिए था कि आप माता प्रसाद समर्थन में पांडे जी हैं? को भी बना देते। अरे सर, अखिलेश आखिर ये भी तो एक जाति है, माता प्रसाद पांडे जी मुख्यमंत्री लायक हैं। केशव जी के लिए सुनिए कुछ तो कह नहीं रहा नहीं, तो वही हम बता अरे रहे हैं। सुनिए सर, आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, नहीं मैं तो तो दो एक बातों मिनट में सुन दो लीजिए। बातों मेरा समर्थन और कर सर दीजिए। संक्षेप में बोलना सर। हाँ, दो बातों में सर, आप इतना समर्थन कर 30 रहे हैं, सेकंड, हाँ। आपका शुक्रिया, आपको बड़ी मोहब्बत है मुझसे। आप खाली ये समर्थन कर दिए कि क्या केशव मौर्य जी को और ब्रजेश पाठक जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? अब आप सर शांत हो जाएं, बोलिए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई जातीय या कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है कि किसको कहाँ बनना है। वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेहतर जानता है। हम ये नहीं, हम तो आपसे भी ये कह रहे हैं कि क्या आपने कहा अच्छा एक मिनट, क्या योगी जी को, एक मिनट चलिए, आपने कहा उन पे नहीं सर, अब बोलना है इस तरह आप। क्रॉस अरे सर, क्वेश्चन एक में मजा मिनट, नहीं आएगा। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? अरे हम आप तो आपको जन- भी चाहते हैं कि बनने के लिए, इसकी क्या बात है? अब बनना चाहता तो हम कैसे भी हूँ, इतना चाहता हृदय तो भी हूँ। परिवर्तन कर रहे हर हैं? कोई जो राजनीतिक आया वो तो हर चीज चाहता है। इनको तो आज गुलाब का फूल दो, मैं तो कहता हूँ। नहीं, मैं तो ऑलरेडी इनकी बातों को मैं वही कह रहा है हूँ ना? कि आपने कहा कि OBC
ओबीसी अगर कट गया तो कहीं अखिलेश यादव, यही चीज हम अगर पूछें कि तो माता प्रसाद पांडे अखिलेश यादव बहुत सीनियर है, उनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष होना। ये अपनी जगह पार्टी का अपना फोरम, जैसा उनका इच्छा है, कोई परिवारवाद से चलता है, कोई जो है अपने सिद्धांतों से चलता है। अध्यक्ष ब्राह्मण बने? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, वो अखिलेश यादव तय करेंगे, वो अखिलेश यादव तय करेंगे, वो उनका मामला, उनके अपने बनेंगे। बाकी भाई से बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आपने कहा केशव जी को बनना, उनको बनना चाहिए, बनना तो चाहिए अब, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, जो तय करेगा वो हमारे होगा, हम दूसरे जगह से नहीं करते हैं। दूसरी चीज अभी आप देखिए, सबको आय की बात हमारे कांग्रेस क्या हुआ, सबको मिल गया जवाब। अच्छा जी, आय की बात हमारे मित्र ने कहा, कांग्रेस के मित्र ने 70 सालों में तो अच्छी आय दे दिया, जब है किसानों का ही जमीन अपने दामाद को जो फ्री में देते थे। कांग्रेस के जितने भी थे, जो जमीनों का भ्रष्टाचार, 2G स्पेक्ट्रम से लेकर सारे, पर एक कार्रवाई न कर पाए आप। दामाद कहते 10 साल आप हरियाणा में सत्ता में थे, क्या किया आपने रॉबर्ट वाड्रा का? कुछ फिर संविधान खतरे में आ जाएगा इनकी। कुछ तो कार्रवाई चल तो रहा है, जो भी इसका मतलब अब आप ब्रजेश जी, इसका ये मतलब सुनिए, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सीबीआई या ईडी जो भी कर्मचारी का उसमें हम डंडा करें, ये एक विपक्षी पार्टियां लगातार, हम कभी नहीं करते हैं। वो जो काम करेंगे वो आज तक देश जानता है कि आप बिल्कुल नहीं देश इस बात के लिए कहेगा, लेकिन रह के बात इनकी तरह हम थोड़ी करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, आपने 20 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिए। मैं फराज किदवई को बताऊं, आप बोलिए किदवई साहब क्या प्रॉब्लम थी, आप बीच में क्यों बोल रहे थे? नहीं, देखिए हमको सिर्फ, और आपके पास 90 सेकंड है। मैं जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अभी हमारे संघ विचारक भाई साहब जो हैं, उन्होंने कुछ बातें कही। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ और डॉक्टर शैलेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि भंवर मेघवंशी कौन है? उनको पता होगा, हो सकता है ना बोलें। भंवर मेघवंशी वो सज्जन हैं जो कार सेवा में गए थे और ये SC समाज से आते हैं और RSS के बहुत जबरदस्त प्रचारक थे और RSS के बड़े पदाधिकारी थे। इन्होंने पता है RSS क्यों छोड़ी ब्रजेश जी? सुनिएगा, आपके दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। एक बार एक डिनर ऑर्गेनाइज हुआ भंवर मेघवंशी जी के यहाँ और RSS के लोग उनके यहाँ खाना खाने गए। तो जब खाना खाने पहुंचे और पता चला कि भंवर मेघवंशी जी, ये हिस्टोरिकल है, आप चेक करिएगा कि भंवर मेघवंशी जी एक दलित परिवार से आते हैं। RSS के लोगों ने खाना खाने से मना कर दिया और कहा कि हमारा खाना पैक कर दो, हम रास्ते में खाएंगे। खाना पैक हुआ और जब रास्ते से जाने लगे तो वो खाना फेंक दिया गया। तो ये दलितों का सम्मान है जो बोल रहे थे कि विघटनकारी राजनीति और जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। RSS का ये चेहरा है कि एक दलित के घर पे खाना नहीं खाएंगे, चाहे वो कार सेवक क्यों ना हो। बोलिएगा फैक्ट के साथ बोलिएगा, आप गूगल करिए, अपनी रिसर्च टीम से बोलिए। भंवर गूगल नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, बोला आपने पूरी। और उन्होंने किताब भी लिखी, भंवर मेघवंशी जी ने किताब भी लिखी है। उस नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। जी, दूसरी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई हैं मनोज जी, ये तो प्रधानमंत्री जी की भी बात नहीं मान रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप देखिए कि अभी जो लोकसभा के चुनाव चल रहे थे ब्रजेश जी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने लगभग 175 भाषण दिए। उन 173 भाषण दिए, उसमें से 173 में से 110 मुसलमानों के खिलाफ थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बोल रही है। और उसमें से अधिकतर तो आप ये चाहते हो, प्रेरित कर रहे हो कि ये मुसलमानों के खिलाफ बोले? हो सकता है परिणाम के बाद इनका मन बदल गया हो। ये देख रहे हैं हम, आप क्यों दबाव डाल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं, 10 सेकंड बस 10 सेकंड में मैं ये बोल रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्या हो गया है कि वो अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, ये मुसलमानों की बात सुन रहे हैं ये लोग? नहीं, देखिए, वोट तो इकट्ठा मिल रहा है, वहां भी तो आप ही कह रहे हैं बंटना नहीं चाहिए। नहीं, बात समझिएगा, जहाँ तो एक नाके से रहे हैं। नहीं सर, बात समझिएगा, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों ने पूरी ताकत से वोट दिया, कांग्रेस को दिया है सर, अब किसे दिया सर? ये क्यों उकसा रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोले या कुछ करे? नहीं, बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स ही मुसलमानों के खिलाफ। नाम नहीं ले रहे हैं आजकल, थोड़ी सी रणनीतिक बदलाव है, सोचिए जरा। नहीं, तो नाम तो हम भी नहीं ले रहे हैं सर। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं उसको समझिए, सब यूनाइट होइए अलग अलग अपने अपने घरों में। अच्छा, हाँ, और दुश्मन से मुकाबला कीजिए। अरे कोई युद्ध थोड़ी चल रहा है, राजनीति है, चुनाव है, दुश्मन और मुकाबला ही क्या है? ये बताइए, दो विधानसभा के कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? आप लोग चलाते हैं टीवी पे मुकाबला, 2 फोटो लगाते हैं आप, तो क्या युद्ध का दिखाते हैं आप लोग? सर, मुकाबला किसी चीज का हो सकता है, कैरम का हो सकता है, दुश्मन आपने क्रिकेट का हो सकता है, बैडमिंटन का हो सकता है,
और भयानक वाले बयानों का भी हो सकता है, और अभी दुश्मन किसका वाली माहौल राजनीति ठीक का भी चल हो रहा है? सकता अच्छा बताइए अभी किसका चल रहा है, इस वाले अलायंस का कि उस वाले का? नहीं सर, मैं फिर आपसे कह दूं कि 27 में ये मुख्यमंत्री जी जो है इनके बयान का असर होगा, और आप देखिएगा सब बैकवर्ड अलग इकट्ठा होगा। तो बीजेपी के साथ जाएगा? मैं बीजेपी साथ क्यों जाएगा सर? बीजेपी कहां बना रही है उनको? जब अरे backward किसी को इकट्ठा- बनाने से थोड़ी कम्युनिटी का वोट मिलता है जी, नहीं सर, जब प्रोग्राम और पॉलिसी से मिलता है। जब आपकी कम्युनिटी पावर में आएगी तभी उसका विकास होगा, तभी आगे बढ़ेगी। जब आपकी कम्युनिटी पावर में नहीं होगी तो वो नीचे चली जाएगी, बिल्कुल गर्त में चली जाएगी। ये सब लोग समझ गए हैं, बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बनाना है तो बैकवर्ड को आगे आना होगा, और मुसलमानों का डिप्टी सीएम बनाना है और डिप्टी पीएम बनाना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा। मुसलमानों के लिए डिप्टी मांग रहे हो और ओबीसी के लिए सर हमें पता है, राजा की कुर्सी नहीं, मांग सर, रहे हो। हमें पता इतना है, भेदभाव मुसलमानों से, इतनी प्रॉब्लम है सुनिए आपको? सर, सुनिए सर, हमें पता है कि हम 14% है, तो हम एक्स्ट्रा कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे आप बुरा मान जाएं। बात को समझिए। अगर आपको लगता है ब्रजेश भाई कि मुसलमान को बनना चाहिए तो आप ऐलान कीजिए मेरी तरफ से। अरे तो मैं जब आऊंगा राजनीति में तो कर दूंगा, अभी थोड़ी मैं इस पोजीशन में हूं। सोर्स लगाइए हमारी कि मैं- तरफ से आप। हाँ तो इसीलिए तो आपको बुलाएं। लगाइए सोर्स सर, लेकिन इकट्ठा होना पड़ेगा सर। हैं? किसको? इकट्ठा। मैं मुख्यमंत्री जी की बात को आगे मुसलमान बढ़ाते हुए- इकट्ठा हो, दलित इकट्ठा हो, बैकवर्ड इकट्ठा नहीं हो। उनकी हिंदू की बात करो, बांटो मत उनको। सर क्या मतलब, आप मतलब अगर मैं कह रहा हूं बैकवर्ड इकट्ठा हो जाए, हिंदू है भाई वो। क्यों सर? अगर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार तो राहुल जी को माना ही नहीं, देश का आदमी, देश का उनको नागरिक ही नहीं माना। अखिलेश जी के बारे में तो कहा था आतंकवादी हो तक मतलब कह दिया गया। आप देखिए तो सर। नहीं वो हिंदू प्लेटफॉर्म एक है। नहीं सर, बात समझिएगा। आप अभी- उसको बांटिए मत। नहीं एक मिनट सर। अभी आपने देखा होगा गोमती नगर में जहां आप रहते हैं वहां पानी जाम हो गया, 20, 25, 30 लड़के थे। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में किसका नाम लिया? MY का क्यों? जो हिंदू थे उनका नाम नहीं लिया। नहीं लिया क्यों? एक यादव जी का लिया। तो यादव क्या हिंदू नहीं है? अब वो तो मुख्यमंत्री जी बताएं। अरे अच्छा, बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? ओके ऑलराइट आंसर। नहीं सर, एक मिनट इनसे पूछ तो लीजिए एक बार, बैठे मेरी तरफ से। इतना टाइम कहाँ होगा मुख्यमंत्री का? बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं लिया आपने? 2 नाम याद आए, ले लिया। आपने जो चश्मा लगाया वो गलत लगा लिया। अभी तो आप तारीफ कर रहे थे इनकी। मैंने ये गलत तारीफ मैं तो हमेशा करूँ। इन्होंने आपने इनके बयानों को आप अगर कोट करिए तो लगातार खाली देश को ये भड़का रहे हैं, है ना? जातगत भड़का रहे। पहले राउंड में आप कह रहे थे कि अच्छे आदमी हैं, मुख्यमंत्री हो गया, सपा ओके, सरकार ने कि दंगा को बढ़ावा आप मिलेगा। मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस के पास बीजेपी के इस तरह की राजनीति का कोई जवाब है? जवाब है ना ब्रजेश जी। बताइए क्या है। हम तो आप देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से, जितने दिनों से मैं पार्टी में हूं, लगभग 17-18 साल हो गए, हमेशा जनता के मुद्दों की बात की है। कभी न इधर की बात की न उधर की, हमेशा लोगों के अधिकारों की, उनके हित की, उनके मुद्दों की बात की है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है, भैया आपको झोली भर भर के वोट दिया सबने, झोली भर भर के। 2014 का चुनाव, 2017 का, 19 का, 22 का, अभी भी आप करें कि कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। क्यों? क्योंकि जब वही नौजवान जिन लोगों ने आपको झोली भर भर के वोट दिया, जब वो नौकरी की बात करते हैं तो खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो, इन पर मुकदमे लिख दो। भैया आपको वोट दे दिया था, अब काम करना था उनके लिए। जब किसान आंदोलन कर रहे हैं 3 काले कानूनों के खिलाफ, तो बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे? आपको तो याद होगा। अभी भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उन काले कानूनों को थोपो। कंगना रनौत जैसे लोग अभी भी बोल रहे हैं इस बात को, करे खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो जी। तो सच्चाई ये है कि जनता के मुद्दों पर ये बात नहीं करना चाहते। हम जनता के मुद्दों पर इनको घसीट कर लाएंगे, और उन्हीं लोगों ने हराया ब्रजेश जी इनको, जिन लोगों ने इनको जिताया था। क्योंकि दिन रात आप एक ही कैसेट, किसने हराया एक ही इनको? कैसेट, किसने हराया? सर्व समाज ने हराया। हाँ? अभी हरियाणा में देखिए ना, 36 की 36 बिरादरी भाजपा को उलटने जा सर रही है। नाम लेने में क्या समस्या? अरे आपको लेना 36 चाहिए। जिसने आपको 0 से 6 सीटें यहाँ दे दी, 1 से 6 सीटें, 6 नहीं है ब्रजेश जी, 43 है। इंडिया गठबंधन की 43 सीटें हैं। अच्छा ठीक ठीक। हाँ, 6 नहीं है। तो चंद्रशेखर वाली भी जोड़ लो, झंझट खत्म, 44 कर दो। जो बिल्कुल, जब वो हमारे साथ होंगे जोड़ेंगे। 43 है। आप ले लो। सपा के साथी से पूछ लीजिए, वो नकार नहीं सकते इस बात से। 36 बिरादरी, दलितों ने हराया, पिछड़ों ने हराया। अब आप मुझे बताइए जी, केशव मौर्य जी जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो आप लोग कहते थे केशव हिंदू मौर्य हो, से स्टूल इतने पे ऑब्सेस्ड बैठो। क्यों नहीं हैं? ब्रजेश जी, इतना केशव मौर्य के लिए फिक्रमंद आप लोग क्यों अरे हम हैं? फिक्रमंद नहीं है भाई।
हम ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उनको क्या बता दिया, हिंदू हो स्टूल पे बैठो उधर, वो नहीं बन सकते। मैं दूंगा सर, आप मुझे बताइए। थैंक यू सर, आपका टाइम पूरा सर। अपना अधिकार सर आपने 20 सेकंड ज्यादा ले लिया, थैंक यू सर। शैलेंद्र शर्मा जी को लाया जाए। भाई शैलेंद्र जी, आप तो कह रहे थे कि बटना नहीं चाहिए, और यहाँ तो बांटने का क्या, यहाँ तो पूरे डिवीजन की क्लास लिए बैठे हैं। अब आप कैसे मुकाबला करोगे इनका? अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो माननीय प्रवक्ता थे वो किसी घटना का जिक्र करके बता रहे थे कि संघ में किसी प्रकार से भेदभाव होता है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के इस युग में जिस घटना की चर्चा वो कर रहे थे, मैंने तो इस प्रकार की किसी घटना को, अगर आपकी जानकारी में नहीं हो, है या और किसी राजनीतिक हवर मेघवंशी, हवर मेघवंशी, अरे कभी किसी कॉन्फ्रेंस में या कभी ऐसी बात कही हो, अगर आपके संज्ञान में हो तो मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन तब तो सर आपको आरएसएस छोड़ देनी चाहिए कि देश में जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, वो बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी छोड़ के क्यों चले गए? आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़कर बेनी प्रसाद वर्मा जी की पोती इस बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी है हमारे यहाँ गोंडा से। सर 1 बाय 1 बोलने दीजिए, फिर आप क्रॉस कर लेना। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में द्वंद्व हो रहा था, वो क्यों अपने घर के चाचा शिवपाल यादव पार्टी छोड़कर चले गए? किसने किसको क्या कहा? अगर उस समय के बयानों को अगर आप कंप्लीट करें, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो जाति जनगणना पर संघ का क्या रूप है बता दें। बिना किसी सैद्धांतिक अधिष्ठान के, बिना किसी बेस के इस प्रकार का ऐसे प्रामाणिक चैनल पर किसी घटना का इस प्रकार से उल्लेख। अच्छा, ये कांग्रेस, शैलेंद्र जी एक सेकंड, मैं आपका सवाल का मुद्दे पर, शैलेंद्र जी एक सवाल है। कांग्रेस वाले आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आरएसएस जातीय जनगणना के हक में है? इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस, गो अहेड सर। कांग्रेस हमसे ये क्यों जानना चाहते हैं? न तो हम चुनाव लड़ते हैं और न ही हम चुनाव में आप हर जगह विचार देते हैं। एक सेकंड सर, इस देश के लोगों से जुड़ा हित का पॉइंट ऑफ व्यू आने दीजिए, उनकी बयान आ जाए, पूरा सुनिए तो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर उन जातियों के अपलिफ्टमेंट की बात है, उन जातियों के उन्नयन की बात है, उन जातियों के आपका तख्ता पलट दिया, कहाँ कराओ? ये इनका दोहरा चरित्र। अब कहाँ दोहरा चरित्र? अब तो कह दिया। थैंक यू सर। सर हेमंत जी को लाया जाए, अभी हेमंत जी की बारी, आप दोनों। हेमंत जी थैंक यू। शैलेंद्र जी, आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट मसले पर मेंशन किया, थैंक यू हेमंत जी। शरण जी प्लीज हेमंत जी की बारी। हेमंत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब जब असेंबली इलेक्शन, बिल्कुल बाई इलेक्शन नज़दीक है, आपको क्या लगता है कि ये सब मुद्दे बीजेपी को फायदा देंगे, या फिर अभी वही माहौल है मई जून वाला? नहीं, देखिए राजनीति है और राजनीति में चीज़ें समय समय पर बदलती रहती हैं। लोगों के चरित्र समय समय बदल जाते हैं, लोगों को बयान बदल जाते हैं, लोगों की पार्टियां बदल जाती हैं। ये तो वक्त है, बदलाव इसका स्वभाव है, और यह अवश्यंभावी है कि बदलाव तो होता रहे, घर पर बदलता है। परंतु जो मैं समझता हूँ, जो संकेत इन बयानों से आते हैं, देखिए हरियाणा में क्या स्थिति सबको पता था, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, परिणाम भी करीब उसी तरीके का नहीं। उसके बावजूद इस लाइन पे बात करने का बड़ा गूढ़ अर्थ है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए दर्शकों ने भी, और मैं बता रहा हूँ, चाहे यूपी का ये 10 सीटों वाला बाई इलेक्शन हो, चाहे 2027 का असेंबली इलेक्शन हो, ब्रजेश जी ये जो लाइन है कि हिंदुओं का एक बृहत्तर अम्ब्रेला यानी चाप छतरी, बहुत बड़ी छतरी, मतलब हिंदुत्व की एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के व्यवहारिक मायने आप समझते हैं। ये मेन मुख्य लाइन होगी। निचली लाइन जैसे एक बड़ा शीर्षक होता है, एक सब हेडर होता है, सब हेडर यानी सेकंड लाइन पे काम यही होगा कि जातियों का हिसाब किताब दुरुस्त करो। मतलब कास्ट कैलकुलेशन। लास्ट क्वेश्चन, कल काउंटिंग है हरियाणा और कश्मीर की, मेन लाइन यही होगी। हेमंत जी, कल कश्मीर और हरियाणा की काउंटिंग है जी। अब बोल ही दो आज, अब काउंटिंग के पहले अपना प्रेडिक्शन तो दे ही दो। नए प्रेडिक्शंस तो इस तरह से आपने देखा होगा, जो एग्जिट पोल के संकेतक हैं वो कांग्रेस के पक्ष में हैं जी,
और ये भी एक बात होती है, आप जान लीजिएगा, राजनीति आप हमने देखा है कि हर 10वें साल पे काफी चेंजेस आ जाते हैं, कम से कम स्टेट्स में तो आ ही जाते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा में आप सबने समय दिया। हेमंत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।